चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले शो से मानस जायसवाल और प्रकाश काबा बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल से, और टेक्निकल से बात करेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। एक नज़र मार्केट पर। देखिए, कोई ट्रेंड नहीं है इस समय। डे हाई से हम काफ़ी नीचे हैं, लेकिन डे लो से थोड़ी रिकवरी भी है। खुले हम 22,900 पर, 22,900 से हम 22,700 तक गए। अब 22,700 से 22,750 पर आए हैं। तो नो मैंस लैंड बेसिकली इस मार्केट में। हाँ, बैंक निफ्टी अब थोड़ी सी, अगर आप देखें, फर्स्ट साइन ऑफ स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन कितने समय टिकेगी ये कहना टफ होगा। यहाँ भी हम खुले 52,500 पर, उसको वापस रीटेस्ट किया, लेकिन फिर 52,080 तक गए। अब वहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखाकर 52,200 पर। क्लियरली एक स्टॉक जो आज स्टैंड आउट कर रहा है इंडेक्स में, वो है आईसीआईसीआई बैंक का। इस समय भी अगर कोई स्टॉक डे हाई पर है तो वो आईसीआईसीआई बैंक है जो मार्केट को हेल्प कर रहा है, और साथ में जोड़ दीजिए कोटक महिंद्रा बैंक। ये दो स्टॉक्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा मार्केट को हायर लेवल पर सस्टेन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप प्योर गेनर्स देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स करीब करीब 3% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% ऊपर, एशियन पेंट्स करीब करीब 2.25% ऊपर, नीचे कोल इंडिया करीब करीब 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एफएनओ स्टॉक्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आरवीएनएल, जीएमआर एयरपोर्ट, केफिन, सीडीएसएल, इंडियन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हिताची गेनिंग साइड पर, और पावर ग्रिड, इन्फोएज, मुथूट फाइनेंस और आईओसी लोअर साइड पर। वीरो, ये है अब तक की छोटी सी समरी आपने सुनी। अब एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं पैनल से। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मानस जी और प्रकाश सर, और साथ ही साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर हमारे साथ विकास सालुंके, नीलेश जैन जुड़े हैं सेंट्रम फिनसर्व से। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। नीलेश जी, आपके दो ट्रेड्स क्या हैं इस वक्त के? मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं। एक खरीदारी और एक बिग वाली वाला ट्रेड है। तो सबसे पहले जो बिग वाली वाला ट्रेड रडार पर आया है वो है मुथूट फाइनेंस। इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर एंड लोअर फॉर्मेशन बन रही है। आज भी जो रिलीफ रैली हम मार्केट में देख रहे हैं उसके विपरीत यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है, और यहाँ पर थोड़े बहुत शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। जैसा लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3030 से लेके 3000 तक के लिए। 3030 और 3000 तक की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखना होगा 3090 का, और बिकवाली करने की सलाह होगी मुथूट फाइनेंस पर्टिकुलर काउंटर में। और वहीं एक कॉन्ट्रा बैठ है खरीदारी के लिए। देखिए, बैंकिंग स्पेस कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और एक पुल बैक ट्रेड होगा कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां पर एक फॉलो अप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 370 एंड 375। 370 375 तक की अपसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल का स्टिक स्टॉप लॉस 361 361 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, और एक पुल बैक ट्रेड सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 370 से 375 तक प्ले करके चल सकते हैं। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा का बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का रिवर्सल अब तक कायम है, याद रखिएगा। दैट्स गुड। अब चलते हैं, नीलेश जी का व्यू हमने समझ लिया, विकास जी से बात करते हैं। विकास जी, सुप्रभात। बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? दो ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मेरे दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो एल एन टी में मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। कल भी हमने देखा था कि लास्ट के 1-2 घंटे में एक अच्छी बाइंग मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए देखने मिल रहा था, और आज वापस गैप अप हुआ। जो कल परसों के लो है उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है एल में 3600 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 3340 का यहाँ पे सपोर्ट देखने मिलेगा वापस, जो रिट्रेसमेंट लेवल है 3340 का। तो 3340 से एल को बाय कीजिए। 36 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेंगे। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पे हमने देखा है कि एक अच्छा सस्टेनेबल मूव यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में देखने मिल रहा है। ये आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल रहा है, एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 1470 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 1380 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 1380 के स्टॉप लॉस से रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करना चाहिए 1470 के लिए। ये दोनों भी काउंटर हमने हमारे निर्मल बैंक में भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो दोनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओके, रिलायंस याद रखिएगा, रिलायंस पे क्योंकि ये बाय कॉल है, तो कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेने से पहले जरा अपना वित्त सलाहकार को एक बार परामर्श जरूर करिए, उनका नज़रिया जरूर जानिए। इस बीच अब एक काम करते हैं, चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप?
सेफ्टी के लिए एक वन लॉन्ग वन शॉर्ट, अपोलो हॉस्पिटल ठीक लगता है मुझे 7353, बहुत ही टाइट स्टॉप 7300, मतलब 53 रुपीस, टारगेट 7500, रिस्की ट्रेड बट यस दैट्स वन। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है कोल इंडिया, शॉर्ट ट्रेड कर रहा है 442, स्टॉप लगाएंगे 450 का, डाउनसाइड टू 435 पॉसिबल, कोल इंडिया शॉर्ट। कोल इंडिया शॉर्ट, ये हो गई गाबा सर की पिक। मानस जी, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? देखिए, दोनों सेल रिकमेंडेशन रहेंगे। अनुज जी, आरईसी पे बिकवाली करनी है। कल फ्रेश ब्रेकडाउन था, आज गैप अप देखने को मिला, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो 320 रुपए के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड लेंगे। 305 रुपए तक टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आरईसी में, आरईसी लिमिटेड में। जो दूसरा स्टॉक है वो एम्बर एंटरप्राइजेस का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल फ्रेश ब्रेकडाउन था, आज हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा है, तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करेंगे। 6400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 6100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए एक बार मार्केट लेकर आइए वापस ज़रा निफ्टी, और अगर डे लो टूटा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि फिर मार्केट का एक टेक्सचर कंफर्म होगा। और अब फर्स्ट आवर का लोअर हाई आपके लिए मोर लेस क्लियर हो जाएगा 22,900। कहीं ना कहीं अब 22,900 आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है, ये क्लियर है मार्केट में। देखते हैं लेकिन 22,700 बचता है नहीं बचता है। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। एक मैन मेड बेयर मार्केट को कैसे नेविगेट करें, सबसे पहले तो ये सवाल, क्योंकि अब तक जितनी भी बेयर मार्केट्स आई हैं उसमें कोई ना कोई फंडामेंटल रीजंस रहे हैं, लेकिन ये जो इस बार की गिरावट आई है ये प्योरली मैन मेड है। तो ऐसे में क्या व्यू हो? इसमें देखिए, एक चीज जो हर कोई ने पहले एक्सपीरियंस की है वो ये कि जब ये दौर खत्म होता है, जबकि तेल के भाव मान लीजिए बहुत तेज हो गए और हमारे करंट अकाउंट वगैरह पे स्ट्रेस आ गया, जब भी ये दौर खत्म होगा उसके बाद का जो पीरियड होता है वो मार्केट के लिए प्रायः अच्छा होता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और फरवरी का महीना देखें तो जो भी हमारी दुविधाएं उससे पहले थी वो एड्रेस हो गई थी, और फरवरी के महीने में आपको एक अच्छी एफपीआई बाइंग भी दिखी थी, इन सम सेंस वैलिडेशन की, बाहर वालों को भी हम अच्छे लगने लगे थे। अब ये मिड ईस्ट की दुविधा आई है, कितनी समय चलेगी इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। जहां तक एक उम्मीद है शायद जल्दी खत्म हो जाए, पहली बारी 5 दिन की सीजफायर हुई है, बट चल भी सकती है। तो सोचने का तरीका यह है कि अगर किसी के पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के हैं तो सारा दांव एक दिन में नहीं लगाना चाहिए, उसको स्प्रेड करना चाहिए इस पीरियड पे, और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कि न्यूज आए और अपने को सर्टेनिटी बढ़े कि या तो ये एलोंगेट हो रहा है या ये खत्म हो रहा है, उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना या घटाना चाहिए। इस इसके बाद का पीरियड, गिवन व्हाट हैपेंड इन फेब एंड गिवन व्हाट हैज हैपेंड प्राय हर बार इन द पास्ट, यूजुअली अच्छा रहता है। तो उसको आप कैसे कैप्चर करोगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। ओके, बिल्कुल। अगर आप देखें प्रतीक जी, आपने एक इनफैक्ट आगे के समय को कैसे अप्रोच करना चाहिए उसका आपने एक रोड मैप तैयार किया। एक मतलब वो जो आपने 100 रुपए को लगाने की बात कही है, उस क्रम की जो बात कही है, उसमें आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या है? एक वो तबका है जो कि इस युद्ध की स्थिति से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा स्ट्राइक हुआ। फॉर इंस्टेंस आप देखिए, क्रूड के चलते ही ओएमसीज, एविएशन, पेंट्स और एक सीधे तौर पे एलएनटी इन आइसोलेशन बहुत डैमेज हुआ था, कंसिडरिंग देयर एक्सपोजर इन मिडिल ईस्ट। ऐसी स्क्रिप्ट्स या ऐसे स्पेस पर आपका टेक क्या रहेगा? उस 100 रुपए को डिप्लॉय करने के क्रम में आप इनको कहाँ रखेंगे? तो अगर ये इलोंगेट होती है तो जो स्पेसेस जहाँ पे आपने कहा स्ट्रेस है, वहाँ पे स्ट्रेस इलोंगेट होगा और शायद आपको वहाँ पे इसी वजह से डिप्स ज़्यादा मिलेंगे। ये एक इसमें रिस्क है। जो स्पेसेस चाहे ये चले या ना चले उसमें बेनिफिट करते हैं, तो मैं कुछ चीज़ों का बोलता हूँ। अगर मान लीजिए तेल के भाव ऊंचे रहे, भले ही आज के दिन गवर्नमेंट उसको पास ऑन नहीं कर रही है और ऑयल रिफाइनिंग मार्केटिंग सारा एब्जॉर्ब कर रही है, बट ये कब तक होगा? तो अगर हमको लगता है कि खरीदार जो कि आज के दिन आइस व्हीकल पे ज़्यादा रुझान रखता है,
कल को शायद ईवीज ज्यादा खरीदे, जहां पे तेल से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। पोल्यूशन वगैरह की बातें तो अलग हो गई। तो ये एक स्पेस है जहां पे इसके दौरान और इसके बाद आपको एक कंटिन्यूड पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। एंड इन द सेम मैनर रिन्यूएबल कि ले देके हमको फॉसल फ्यूल पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। तो ये एक जो है व्हाटएवर हैपेंस रिलेटिव टर्म्स पे आउट परफॉर्म करने की स्पेस बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा है डिफेंस का स्पेस कि भाई जब ये चल रहा है तो वाकई में ये टॉप ऑफ द माइंड तो रहता है। और इसके बाद भी डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज द टेक अवे फ्रॉम इवेंट, यहाँ पे कैपेबिलिटीज डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और लोग जो भी विनर होंगे उनको ऑर्डर्स आएंगे, तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से वन हैज टू थिंक। अब जैसे बैंक्स जो कि बहुत ज्यादा माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे हिसाब से वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हमारे पास कम है, और हमारे हिसाब से वैल्यूएशंस एनबीएफसीज और बैंक्स की अच्छी हो गई है। सिमिलरली आईटी जो कि फरवरी के महीने में बहुत पिटा था, हमारे हिसाब से उसकी वैल्यूएशन अच्छी हो गई है। तो जो लोगों का वैल्यू की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है, हम उनको वैल्यू इन्वेस्टर बोलते हैं, उनके लिए भी इस बाजार में ये स्पेसेस हैं जिनका चाहे कि वॉर चले ना चले, दे ऑल्सो हैव स्पेसेस टू लुक फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे जैसे आईटी हो गई, वहां पे अगर नहीं चलती रही, प्रेशर आता रहा, तो शायद रुपया डिप्रिशिएट होगा, उससे उनकी इनकम वैसे ही बढ़ जाती है, और सीधे सीधे डैमेज तो कुछ होता नहीं है। सिमिलरली बैंक्स, अगर मान लीजिए मार्केट ना चले, मार्केट डिप्रेस्ड हो, तो सारे लोगों को धंधा करने के लिए बैंक से लोन ज्यादा लेना पड़ेगा। उनकी क्रेडिट ग्रोथ शायद अदरवाइज से ज्यादा अच्छी हो, एंड दैट इज अ पॉजिटिव। बाकी तो उनकी बैलेंस शीट वगैरह तो बहुत अच्छी कंडीशन में है एट द स्टार्ट पॉइंट। तो हर टाइप के लोगों को, हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, तो हमारे लिए शायद ईवीज, शायद रिन्यूएबल्स, शायद डिफेंस वाली स्पेस बनती है। जो लोग वैल्यू है उनके लिए भी स्पेसेस हैं बाजार में। और एक चीज हमको देखनी चाहिए कि हम कई बारी इकोनॉमी और मार्केट को जोड़ देते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ की कंट्रीज को देखेंगे तो पाएंगे कि इकोनॉमी और मार्केट साथ में चलने चाहिए, बट पूरा जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, बट हमारी मार्केट ने नहीं किया। उसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हम वार वाली कंट्रीज को भी देखें तो उनमें से भी कई जगह आपको मार्केट अच्छी करती हुई दिख जाएगी। देयर आर विनर्स ऑफ द इवेंट। तो मार्केट फॉलोज अर्निंग ग्रोथ, तो डरे बिना जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आपको लग रही है आएगी और ज्यादा आएगी, उधर फोकस करना चाहिए। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, और इतने टफ टाइम में थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन में देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, ग्लोबल समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? डॉलर इंडेक्स गिरा लेकिन वापस अब 99 के ऊपर आ गया, और कहीं ना कहीं अमेरिकी जो बॉन्ड यील्ड्स थी वहाँ से भी सिग्नल मिले मार्केट को, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सारे के सारे सिग्नल? गोल्ड, सिल्वर, डॉलर इंडेक्स, ये सब क्या कह रहे हैं? डॉलर इंडेक्स पे बहुत महत्वपूर्ण आज आपको अपडेट एक देना है, वो मैं 2 मिनट बाद आता हूँ। सबसे पहले जहां लोगों के दांव लगे हैं, तो जो गोल्ड और सिल्वर पर हम कंटिन्यूअस बेरिशनेस मेंटेन कर रहे थे, कल हमारा कॉल उस पर रिवर्स हो चुका है और हमारे क्लाइंट्स अब अपनी शॉर्ट काट के लॉन्ग हो चुके हैं। उसके बाद अगर 8-10% गोल्ड बढ़ भी गया तो पुलबैक्स में लेना है। क्रूड पर जो अपनी बात हुई थी जब $116 के नीचे चलना शुरू हुआ था कि अंतोगत्वा 55 जाएगा, पर पहले 76 जाके वापस 97-98 आए, वो 102 जाके कल क्रूड ने वापस उसके पांव टूट गए और एक शार्प फॉल
ट्रंप के स्टेटमेंट के साथ आते के साथ जो क्रूड ने एक रिबाउंड दिया है, हमें अगला पड़ाव क्रूड पे 75-76 दिखता है और वहां से कुछ रिबाउंड अच्छा सा बन के अंतोगतवा 55 दिखता है। ये क्रूड एक स्कैरसिटी ड्रिवन लॉजिस्टिकल क्राइसिस के कारण बुलिश कॉन्ट्रैक्ट रहा, जो एक भयंकर स्क्वीज मच गई। गोल्ड और सिल्वर जो अपनी अति पहले ही मचा चुके थे इस वॉर के स्टार्ट होने के पहले, और अब हम उसको डॉलर इंडेक्स से जोड़ेंगे, जो गोल्ड या तो सुपर करेंसी की तरह बिहेव करता है जब करेंसी मार्केट्स में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, या सुपर एसेट की तरह बिहेव करता है जब एसेट मार्केट्स के अंदर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। वो गोल्ड एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव बबल पहले ही बना चुका था, इसलिए इस वॉर के दौरान गोल्ड सिल्वर घटते गए और लोगों को आश्चर्य होते गया, क्योंकि वो अति पहले मच गई थी। और उस अति के बाद अब अगर वॉर के कुछ सिकुड़ जाने की, सिमट जाने की, कुछ मीठी बातों की शुरुआत हो रही है और उस वक्त ये विरोधाभास है कि गोल्ड सिल्वर बढ़ रहे हैं, तो देखिए एक टेक्निकल ट्रेडिंग है, स्पेक्यूलेशन है, दो वॉर हो रहे हैं, एक जमीन पर हो रहा है और दूसरा मार्केट्स के अंदर लोगों के माइंड में हो रहा है। कल भी कुछ एलिगेशंस थे, यूएस में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, तो उस पर हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, पर बहुत सारी चीजें संसार में संभव है। तो हम सिल्वर पे वापस 90 तक की मूव देख रहे हैं, 50% निचले भाव से, गोल्ड पे 25%, और क्रूड का ये भी हो गया। अब आते हैं आपके डॉलर इंडेक्स पर। देखिए डॉलर इंडेक्स में एक बहुत विचित्र बात इस बार हो रही है। हमने आपसे पिछली बार भी कहा था कि 102-3 जाए बिना 92 हो जाए। कल हमारा कॉल रिवाइज हो गया, इंटरनल नोट सर्कुलेट हो चुका है कि हम अब डॉलर इंडेक्स पर 89 तक की संभावना को देखते हैं। वो एक दिन में थोड़ा घट गया, वापस ऊपर आ गया। तो देखिए डे टू डे चाल अपनी चलेगी। 2.5 से 3 महीने में अगर 10% तक डॉलर लुढ़कता है, तो हर बार क्या होता है, डॉलर जब बाकी करेंसीज के सामने स्ट्रांग होता है, येन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और जब डॉलर कमजोर होता है, येन और ज्यादा कमजोर हो जाता है। येन डॉलर की परछाई की तरह काम करता है, पर इस बार उल्टा हो रहा है। ये डॉलर इंडेक्स की स्लाइड विल बी लेड बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथनिंग इन द येन। 18 से 20% तक अगर येन डॉलर के सामने मजबूत हो जाए और 15% यूरो के सामने मजबूत हो जाए, और यूरो की 62% वेटेज है, तो देखिए ये येन कैरी ट्रेड अनवाइंड करेगा। और जहां स्पेकुलेटिव एक्सेसेस हैं अभी भी, जो कि कोरिया के मार्केट में है, जापानीज इंडेक्स में है, ताइवान में है, कुछ हद तक एआई के स्टॉक्स में भी है, तो वो स्पेकुलेटिव एक्सेसेस एक तरफ करेक्ट कर सकती है, और दूसरी तरफ गोल्ड सिल्वर का जो गेम है वो ये है कि एक रैली ही हम फोरकास्ट कर रहे हैं वापस 90 तक, कोई बुल मार्केट फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा कॉल है इवेंचुअली सिल्वर 40 भी जाएगा। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर और ये येन का जो ट्रेड है, उसके साथ अनुज जो अपना आईएनआर यूएसडी जो अति मचा चुका है, देखिए डॉलर इंडेक्स के साथ साथ ही हमारा रुपी भी चले जरूरी नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई की एक्टिविटी रुपी की चार्ट को फेज इन फेज आउट कर देती है। तो हो सकता है कि यहाँ से रुपी डॉलर भी हमको 82-83 तक की चाल किसी भी टाइम डेवलप हो सकती है। एक बार हम मरे पड़े हैं, पर एक घूमना चाहिए, यहाँ से अति मची हुई है। तो ये हमारा ग्लोबल समीकरण है, और ग्लोबल इंडिसेस के अंदर 6 से 7% तक की अपस्विंग की जगह अभी भी नैस्डैक, एसएनपी में बनी हुई है। फुटसी जो बहुत ज्यादा गिर गया था वो वापस न्यू हाई तक जाए, तो घूम फिर के हो सकता है इंडिया मार्केट आउट परफॉर्म कर जाए। ओके, इंडियन मार्केट अगर आउट परफॉर्म कर जाए, अब आप ये कह रहे हैं, तो क्या इस साल फिर निफ्टी सरप्राइज करके ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है, आप ये कह रहे हैं फिर? ये तो मैं लगातार मेंटेन कर रहा हूँ कि देखिए सामान्य सी बात है। 27,000 की निफ्टी हो जाना कोई भी असामान्य बात नहीं है, वो मात्र रिट्रेसमेंट होगा। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है हमारे मार्केट में 2000 सितंबर की 24 की टॉप के बाद, जहां बी ग्रुप की धुलाई हो चुकी है, कचुम्बर बन गया उन स्टॉक्स का, और बहुत ज्यादा गिर गई है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ना सिर्फ हम निफ्टी के अपने पुराने हाई को रीटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर अपने पुराने हाई को रीटेस्ट कर देगी तो 15% की रिटर्न निफ्टी पे है, और स्मॉल कैप इंडेक्स 40-45% की रिटर्न दे जाए, तो कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी ये। और हो सकता है हम 27,000 जाने के बाद आज के भी इस लेवल पे वापस आए, और इस 27,000 को भी देखो अनुज टुकड़े टुकड़े में खेलना है। कल वो ट्रंप की मीठी बातों के साथ एक साथ गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गया, आज खाली 300 पॉइंट ऊपर है। अब हम अगर इंट्राडे में, आज सवेरे हमने सारे ग्लोबल चार्ट्स को एनालाइज करके अपने क्लाइंट्स को कहा कि समटाइम्स ड्यूरिंग द डे वापस एक बार 1000 पॉइंट की निफ्टी की थ्रस्ट का सिग्नल आएगा, तब हम अपडेट उस वक्त करेंगे अपने क्लाइंट्स को। पर जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद नहीं होती है,
तो आपने जो पिछले 4-5 दिन से बहुत सावधान रहे, मार्केट में हाराकिरी आ सकती है, उस कॉल को नेगेट नहीं किया जा सकेगा। जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं देती है, तो बस 1 दिन की, 2 दिन की कोई 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग का ही अभी एटीट्यूड इंडेक्स पे बना है। इंडिविजुअल बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं, जिनके टॉप्स और बॉटम्स सेम उसी तारीख को नहीं होंगे जिस दिन निफ्टी के होंगे, और सेम उनमें उतनी परसेंटेज मूव नहीं होगी जितनी निफ्टी की होगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, जहाँ रोज 3-4, 5 स्टॉक्स में हमारे यहाँ इंटरनल बाई कॉल, बाई की रिसर्च जनरेट होती जा रही है, जो हमारे क्लाइंट्स को हम भिजवाते जा रहे हैं। ओके, तो सुशील जी ने जो कहा कि 24,000 तक जब तक ना कट जाए ऊपर की तरफ, स्टेबिलिटी नाम का शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अच्छा सुशील जी, कुछ स्टॉक्स जहाँ पे ठीक है, इस वॉर के बीच में एक बहुत सिवियर प्राइस डैमेज हुआ था, बहुत सिवियर प्राइस डैमेज, उसमें एलएनटी को देखिए आप सबसे ऊपर, है ना, जिनका यहाँ पे इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? जो 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 प्राइस पैटर्न है वो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे इस वक्त? तो अपनी ये बात तो पिछले मंगलवार को वीरू जी हो गई थी कि एक बार एलएनटी अगर निफ्टी 27,000 की चाल देता है, तो एलएनटी भी एक नया हाई बनाएगा। और हम अभी से इंटरनली ये डिस्कस करके बैठे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का काम नहीं है, अभी एलएनटी के अंदर में सिर्फ एक ट्रेडिंग की बेट है। हो सकता है वापस 4200-4300 जाने के बाद फिर से एलएनटी अगले मार्केट फॉल में 27,000 से अगर निफ्टी वापस 22,000 आती है, तो उस मार्केट फॉल में एलएनटी सीरियसली डैमेज होकर के क्या पता 2800 तक भी गिर जाए। तो एक बार यहां से 4200, फिर वापस 2800, निफ्टी 27,000, वापस 22,000। अभी तक का पिक्चर ये है, पिक्चर बदलेगा तो हम बदल जाएंगे। ओके, ये हो गई एलएनटी की बात। ठीक, ऐसा ही एक स्टॉक और रखता हूँ सुशील जी आपके सामने, बहुत वाद विवाद रहा बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक को लेकर, है ना, आपने भी स्टोरी सुनी होगी। इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या बन रहा है? देखिए ऐसा है, हम पिछले साल में 2025 में जब ये लगातार मेंटेन करते गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एचडीएफसी बैंक लेनी नहीं है, तो हमारी निंदा नहीं हुई, भर्त्सना हुई। और भाव के पैटर्न्स काफी सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं, बड़े फंड्स के एक्शन को, बड़े इन्वेस्टर्स के एक्शन को, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स को। और आज जब चारों तरफ ये त्राहिमाम मच गई कि एचडीएफसी बैंक तो लेना ही नहीं है, ये गवर्नेंस इशू है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये सैचुरेटेड है इसकी ग्रोथ, तो चार्ट्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में कोई धुआंधार तेजी वापस बन के 62,000 का भाव लौट के आता है, तो बैंक निफ्टी 62,000 की यात्रा को पूरी तभी कर पाएगा जब एचडीएफसी बैंक 1050, क्या पता 1100 तक चला जाए। तो 750 के स्टॉक में अगर आपको 1100 तक, यानी 40 से 50% तक की चाल, जिस एचडीएफसी बैंक को अब सारी लॉजिकल फैकल्टी से लोगों ने कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया, वो कंप्लीटली सरप्राइज कर सकती है। हमारे क्लाइंट्स के पास ये इंटरनली एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बाई एंड होल्ड कॉल है। और देखिए, मैं कोई भी स्टॉक्स पे टिप्पणी तभी करता हूं जब हम पहले उस पर गहरी रिसर्च कर चुके हैं और इंटरनली हमने अपने क्लाइंट्स को पहले बता दिया। तो ये आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने अपने एडवाइजर से खुद के लिए वो चीज सूटेबल है कि नहीं, उसको डिस्कस करके ही एक्शन ले। बात बहुत ज़रूरी है, और ये डिस्क्लेमर भी स्क्रीन पर रख देते हैं कि जो भी स्टॉक्स इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रहे हैं सुशील कीड़ा जी की तरफ से, वो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये समझिए कि उनके क्लाइंट्स की इसमें ऑलरेडी पोजीशन हो सकती है, ये चीज़ समझनी आपके लिए ज़रूरी है। सुशील जी, तो फिर कोई और स्टॉक्स इस समय आपके रेडार पर आ रहे हैं, या अभी थोड़ा सा समय देंगे मार्केट की स्टेबिलिटी का, या फिर स्टॉक्स हैं आपकी फायरिंग लिस्ट में? देखिए, इस पैंडेमोनियम के अंदर एक तरफ पूरा बाजार खराब लग रहा है, पूरी दुनिया खराब लग रही है, और वो एआई को लेकर के लोगों ने थोड़ा सा मुझे इस बात को रोचक तरीके से रखने की आप अनुमति देंगे। एआई आ जाएगा तो मतलब टीसीएस के पास कोई काम नहीं बचेगा, टीसीएस फिर पान की दुकानें खोलेगा, और एआई के एप्लीकेशंस को बनाना और संसार को एआई की सुविधाओं से लैस करने का काम पान वाले करेंगे। इस लेवल की इरेशनल थिंकिंग चल रही है। 1 मिनट के लिए इतिहास में 5,000 साल पहले आप जाइए, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था, तो संसार के सारे कुम्हारों को उस वक्त व्याकुलता मची होगी कि एक व्हील से तो बहुत सारे पॉट्स बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, तो हम सबके पेशे खत्म। पर एक गलत था सोच। पॉटरी बिकेम मच मोर सोफिस्टिकेटेड, पॉटरी बिकेम मच मोर एफिशिएंट। दुनिया भर के तरह तरह के नए मिट्टी के और सामान बनने लग गए, और बड़ी संख्या में बनने लग गए, और लोगों को उपलब्ध होने लग गए। थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा, इरिस्पॉन्सिबल बात नहीं है। अगर अब जापान में एआई बेस्ड
आप कस्टम मेड, टेलर मेड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकते हो अपनी लोनलीनेस के लिए। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को एआई से बनी हुई को कस्टमाइज करने के लिए रामू पानवाला आएगा, या टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों को नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए ये लोग बेस्ट गियर्ड है? इस सवाल का जवाब पूरी तरह से आज कोई नहीं दे पाएगा। तो चार्ट्स के आधार पर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से पूरी अपनी साइक्लिकल पैटर्न को कंप्लीट करके हमारे यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के लिए लास्ट 6-7 दिनों में सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे बाई फॉर डिलीवरी एंड होल्ड कॉल आ चुका है। और जिन्हें ये विस्मय है, संशय है, एक चीज पूछता हूं मैं, 2020 के कोविड लो का भाव आज टीसीएस पे है, ठीक है? तो संसार में जीरो तो कुछ नहीं होता है। इवन फिजिक्स के अंदर एब्सोल्यूट जीरो -273.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कोविड लोस पे जब संसार को ताला लग गया था, उस भाव पे अगर आज टीसीएस मिलता है, तो फिर आप निवेश अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो हमने इस थीसिस पे अपने रीजनेबल स्टॉप लॉसेस के साथ आईटी स्टॉक्स में बाइंग शुरू कर दी। और देखिए एक चीज है अनुज, आप 40 साल का इतिहास उठा के देखो, जब जब बाजार तीव्र भय से निकलकर रिलैक्स होना शुरू होता है, बाजार थोड़ा बिलीफ की तरफ बढ़ना शुरू होता है, सबसे पहले हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी के सेक्टर्स में, आईटी में और एफएमसीजी के अंदर में सेफ हेवन बाइंग चालू होती थी। तो आईटी में इस बार वो क्वेश्चन मार्क और बड़ा लग गया, इसलिए हमें और ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और एफएमसीजी के स्टॉक्स में जिस स्टॉक पर अभी तक हम संदेहास्पद नजरों से जिसकी चार्ट को देखते थे, टाटा कंज्यूमर, अब हमारे यहाँ पे उसमें भी बाई एंड होल्ड फॉर 6 to 8 months फॉर ए 40% रिटर्न। अब लास्ट लैगार्ड टाटा कंज्यूमर में भी वो बाई का सेटअप आ चुका है। तो एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, आप दुनिया भर के एफएमसीजी स्टॉक्स बाई एंड होल्ड हमारे यहाँ है। आईटी है। अब अगर बजाज फिनसर्व और बजाज फिनेंस जैसे स्टॉक्स पर अनुज, मैं कंटिन्यूअसली बहुत लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म बेरिशनेस में हूं कि इन्वेस्टर के लिए अब रिटर्न नहीं है या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। जितना बजाज फिनसर्व घट चुका है, और जहां मैं कुख्यात हूं, नोटोरियस हूं अगेंस्ट द हर्ड ये कॉल करने के लिए कि 10 साल की साइकिल पूरी हो गई, हमारे यहाँ पे इंटरनल बजाज फिनसर्व में नया कॉल जो आके क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हो चुका है कि आश्चर्य मत करिएगा, अगली ट्रेडिंग मूव में अगर बजाज फिनसर्व सरप्राइज करके 40-50% तक की भी चाल दे दे, अगला फलक्रम 2100 का 2100 क्रॉस कर गया तो 2500 तक भी जा सकता है। तो सारांश में बात ऐसी है अनुज, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है ना, इस बाजार को बहुत बुरी तरह से सरप्राइज कर सकते हैं। यहाँ बेच के मंदी करके सौदा करने वाले के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है, और धीरज के साथ संयम से थोड़ा डिलीवरी उठाने वाला अंतोगत्वा जीतेगा। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थोड़ा सा ह्यूमर भी प्रोवाइड करने के लिए। इस शो को अब समेटने का समय हुआ और इसके बाद आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।